उसके बाद का यानी कि गवर्नमेंट बजट, जो कि कंपैरेटिवली आसान चैप्टर है ऑब्वियसली, जो आपसे पहले पढ़ रहे थे हम एग्रीगेट डिमांड, वो तो फिर भी मुश्किल था। जहां गवर्नमेंट बजट को टोटलिटी में 3 हिस्सों के अंदर कवर करते हैं आप लोग। सबसे पहले गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, पहला, देन उसके बाद में कुछ एक्सपेंडिचर और रिसीट्स की बात करते हैं, दूसरा, एंड देन उसके बाद में कुछ गवर्नमेंट डेफिसिट्स की बात करते हैं, तीसरा। यानी कि टोटल 3 हिस्सों के अंदर आप इस चैप्टर को हमेशा कवर करते हैं। जहां सबसे पहला जो कि टॉपिक है, जो कि गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव्स वाला टॉपिक है, आसान है, जरा सुन लेते हैं। जहां अलग अलग आपको ऑब्जेक्टिव होते हैं और हर एक ऑब्जेक्टिव को अंडरस्टैंड आपको अलग से करना होता है। ऐसा नहीं है कि कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, और आपने 2-3 हेडिंग लिखकर थोड़े थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, जैसे बीएसटी के अंदर आप करते हो। तो यहां इस टॉपिक के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादातर बार इसकी केस स्टडी आती है और केस स्टडी में आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव यहां पर हमें नजर आ रहा है, और रिलेवेंट ऑब्जेक्टिव को ही आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो जहां सबसे पहला जो कि ऑब्जेक्टिव है वो है हमारा रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जहां क्या कह रहे हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर को अगर सरकार प्रमोट करना चाहती है तो अक्सर टैक्स कंसेशन या सब्सिडी देकर उस पर्टिकुलर सेक्टर को प्रमोट करती है। जैसे कि ईवी सेक्टर को सरकार प्रमोट करना चाहती है तो टैक्स में कंसेशन सब्सिडी वगैरह दे सकती है, या किसी सेक्टर को डिस्करेज करना चाहती है तो वहां पर हैवी टैक्सेशन चार्ज कर उसको डिस्करेज भी कर सकती है। तो रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब किसी सेक्टर के अंदर अगर उसे ज्यादा पैसा लगवाना है सरकार को तो प्रमोट करने के लिए टैक्स कंसेशन दे सकती है। और अगर बाई चांस टैक्स कंसेशन और सब्सिडी देने के बावजूद भी अगर कोई प्राइवेट प्लेयर उस इंडस्ट्री के अंदर नहीं आता तो सरकार खुद से डायरेक्टली प्रोड्यूस भी कर सकती है अपनी गवर्नमेंट कंपनी ओपन करके। तो ये भी सरकार के पास में एक ऑप्शन रहता है। आमतौर पर इसकी केस स्टडी के लिए आपको जो कीवर्ड अपने माइंड के अंदर रिटेन करना है तो वो यही, किसी भी सेक्टर को एनकरेज या डिस्करेज करने के लिए सरकार जब कहीं भी टैक्स कंसेशंस देती है तो उस केस में आपका रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑब्जेक्टिव आपका रहने वाला है। देन ऐसी और भी आपके ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि एक है रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी, जिसका मतलब है गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, ये जो इतना ज्यादा है इसको कम करना। रिचर क्लास ऑफ पर्संस के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाना, पुअर सेक्शन के ऊपर टैक्स ना लगाना बल्कि उनको सब्सिडी देना, जिससे कि हमारी कंट्री के अंदर ये जो इनकम इनइक्वालिटीज हैं, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर है, तो ये थोड़ा कम हो सके। इसका भी पर्टिकुलर कीवर्ड आप अपने माइंड के अंदर रिटेन कर सकते हो, रिच और पुअर के बीच का अंतर कम करना। इसके अलावा सरकार का एक उद्देश्य इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है कि इकोनॉमी के अंदर फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा ना आए, इन्फ्लेशन एक्सेसिवली ना आए, डिफ्लेशन भी ना आए। इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी सिचुएशन को टैकल करती है सरकार अपने टैक्सेस की मदद से और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की मदद से, जैसा कि पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा भी था हम लोगों ने। तो इकोनॉमी को स्टेबल रखने का काम करती है, एक्सेसिवली इन्फ्लेशन नहीं आने देगी, डिफ्लेशन नहीं आने देगी। इसका भी मेन कीवर्ड आप माइंड के अंदर रिटेन कर सकते हो, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करना। देन इसके बाद में इकोनॉमिक ग्रोथ, एक पॉइंट होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिसके अंदर मेनली हम बात करते हैं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की। दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्रोथ कैसे आएगी? ऑब्वियसली जीडीपी बढ़ाकर। जीडीपी कैसे बढ़ता है? प्रोडक्शन ज्यादा करके। प्रोडक्शन कब ज्यादा होगी? जब इकोनॉमी के अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स के लेवल ज्यादा होंगे। जब बाहर से भी एमएनसीज हमारी इंडिया के अंदर आएंगी तो बेसिकली सेविंग और इन्वेस्टमेंट की जब कहीं भी बातें आएंगी तो रिलेवेंट पॉइंट हमारा यही कवर हो जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ का। और इसके अलावा सबसे आखिरी पॉइंट रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। वो जो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर था वो तो रिच पुअर की बात थी। रिच पुअर तो अर्बन एरियाज में भी है, रूरल एरियाज में भी है, डेवलप्ड एरियाज में भी है और अंडर डेवलप्ड में भी है। रिच पुअर के बीच में जो गैप है वो हर जगह है, लेकिन ये जो बात है ये रिच पुअर की नहीं बल्कि रीजनल की है, एरियाज की है। हाँ भैया, नहीं समझना, चुप हो जाओ। हाँ भैया, तो रीजनल डिस्पैरिटीज मतलब जैसे कुछ एरियाज काफी डेवलप्ड रहते हैं, कुछ कम डेवलप, तो एरिया वाइज ग्रोथ डिफरेंसेस जो काफी ज्यादा रहते हैं तो उनको कम करना। इसके अलावा गवर्नमेंट बजट के अंदर जो पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ते हैं वो एक्सपेंडिचर और रिसीट्स की बात पढ़ते हैं, जहां एक्सपेंडिचर दो तरीके के, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिसीट्स भी दो तरीके की, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। जहां आमतौर पर उम्मीद करता हूं याद होगा आप लोगों को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते थे जो कि आमतौर पर रोजमर्रा के खर्चे होते थे, रिकरिंग नेचर के होते थे, डे टू डे फंक्शनिंग के खर्चे होते थे। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नॉन रिकरिंग नेचर के होते थे, बार बार तो नहीं होते थे। इनकी मदद से या तो कोई एसेट्स बढ़ता था या कोई लायबिलिटी कम होती थी। ऑब्वियसली हर महीने में हमारे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो अच्छे ही हैं। हाँ भैया, तो जरा सुन लेते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रोजमर्रा के खर्चे हैं सरकार के, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कभी कभार वाले होते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर सरकार के द्वारा दी जाने वाली सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट नाम के खर्चे आपके कवर हो जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर तो ऐसे खर्चे जिससे एसेट्स बढ़े, जैसे कि लोन अगर दे रही है सरकार, या फिर बिल्डिंग वगैरह, रोड वगैरह बनवा रही है, फ्लाईओवर बनवा रही है, किसी तरह की लायबिलिटी को रिपे कर रही है, ये सारी चीजें हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर वाइज काफी बेहतर नेचर के खर्चे हैं। जितना ज्यादा ये कंट्री के अंदर ये किए जाएंगे लॉन्ग टर्म में उतने ज्यादा ग्रोथ होने के चांसेस हैं, उतने ही एसेट्स क्रिएट होंगे, उतनी ही लायबिलिटी का बर्डन आपका कम होता चला जाता है। दूसरा रिसीट्स, जहां रिसीट्स का मतलब पैसे का आना है। एक होती है कैपिटल रिसीट, जिसके अंदर या तो आपके कोई एसेट कम हो गए हैं या लायबिलिटी बढ़ गई है, ये दोनों ही मायनों में आपकी खराब होती है। या तो आपने कोई एसेट्स बेच दिए हैं तो इससे आपकी फ्यूचर में ग्रोथ होने के चांसेस कम हो जाएंगे, या फिर आपने लायबिलिटी ले ली है तो फ्यूचर बर्डन आपका बढ़ता चला जाता है। एग्जांपल इसके क्या रहते हैं? बोरोइंग, लोन का लेना। कहां से लोन ले सकते हैं हम? पब्लिक से, ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी कि सिक्योरिटीज के थ्रू, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन से, फॉरेन की सरकारों से, किसी से भी आप लोन लोगे तो ऐसी सिचुएशन में आपके ऊपर लायबिलिटी बढ़ जाएगी और आपकी डिपेंडेंस बाहरी कंट्रीज के ऊपर ज्यादा आ जाती है। रिकवरी ऑफ लोन, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपका एसेट जो कि होता है वो कम होता चला जाता है, जिससे अभी तक जब तक आपने लोन दिए हुए थे किसी बाहरी सरकार को या स्टेट्स को तो अभी तक इंटरेस्ट नाम की इनकम आ रही थी, लेकिन अब क्योंकि आपने वो लोन रिकवर कर लिया तो इंटरेस्ट नाम की इनकम अब आपकी नहीं आएगी। इसके अलावा कैपिटल रिसीट्स के अंदर ही एक ये रिसीट्स भी हैं अदर रिसीट्स की फॉर्म में, जहां हम डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग की बात करते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब तो हम लोग जानते ही हैं क्या होता है, कि सरकारी कंपनीज के शेयर्स किसी प्राइवेट सेक्टर को बेच देना, सेल कर देना, तो ये आपका डिसइन्वेस्टमेंट है। जैसे कि
सरकार के जो कि है एसेट्स का लेवल कम हो जाता है। सरकारी कंपनी जो कि है सरकार के लिए एक एसेट्स के तौर पर ही काम करती है। स्मॉल सेविंग जो सरकार है वो बेसिकली पोस्ट ऑफिसेज के अंदर कुछ इस तरह की सिक्योरिटी सेल ऑफ करती है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, केवीपी, किसान विकास पत्र, जिनके तहत बेसिकली लोगों से छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में वो पैसा रेज करते हैं और बल्कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद वो पैसा सरकार को लौटाना भी होता है, तो उनके ऊपर एक लायबिलिटी की तरह रहती है स्मॉल सेविंग, एनएससी और केवीपी का पैसा। ये सारी आपकी कैपिटल रिसीट। दूसरी होती है रेवेन्यू रिसीट, जो नेचर वाइज आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी है, जो है बेसिकली सरकार की एक आमतौर पर होने वाली इनकम, जिससे ना कोई एसेट कम होंगे ना कोई लायबिलिटी बढ़ेगी। दोनों ही मायनों में अच्छे हैं, जो कि दो हिस्सों के अंदर हमारे रहते हैं, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स के अंदर सभी तरह के टैक्स, डायरेक्ट इंडायरेक्ट की बातें करते हैं हम, और नॉन टैक्स जैसे कि कल भी बात कर रहे थे, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, फी, फाइन, पेनल्टी, गिफ्ट, डोनेशन, ईस्टीट्स, फॉरफीचर, स्पेशल असेसमेंट। जहां बाकी सभी वर्ड्स के बारे में तो उम्मीद करता हूं हम जानते हैं, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, फी, फाइन, पेनल्टी, ये ईस्टीट्स, फॉरफीचर, स्पेशल असेसमेंट। तो ईस्टीट्स का मतलब तो क्या? हाँ, ईस्टीट्स का मतलब क्या? तुम्ही बोला था कल ईस्टीट्स, बताओ। हाँ, जिसका कोई नहीं उसकी सरकार, यानी जिस प्रॉपर्टी का कोई मालिक नहीं। हालांकि ऐसा कहां होता है, खैर, मगर जिस प्रॉपर्टी का कोई मालिक नहीं वो सरकार अपने अंडर में ले लेगी, तो बात यही चल रही है। हालांकि ऐसा असल जिंदगी में बहुत कम होने वाला है। और फीचर का मतलब हाँ, बट होता ही कहां है ऐसा, क्योंकि अगर कोई पर्सन है जिसकी प्रॉपर्टी है, अगर उसकी डेथ हो गई है, अगर कोई नाती पोता बहन भाई कोई नहीं है, तो कोई नहीं भी है तो वो रिश्तेदार जबरदस्ती का बन जाता है। असल जिंदगी में तो यही होता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई टाइटल ओनर ही नहीं है, तो ऐसा होने के बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, खैर, इसके अलावा फॉरफीचर का मतलब जब्त कर लेना, कि अगर सरकार ने आपके ऊपर कोई पेनल्टी डाली है और आपके पास में पैसा पे करने की लिए कुछ है ही नहीं, तो आपकी प्रॉपर्टी ले लेगी सरकार, जब्त कर लेगी, फॉरफीट कर लेगी, सरकार की कमाई है। स्पेशल असेसमेंट, आपके घर के आसपास, आपकी प्रॉपर्टी के आसपास सरकार कोई डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कर रही है, मेट्रो की लाइन गुजार रही है, हाईवे गुजार रही है, तो बदले में आपसे भी पैसा मांगेगी। ये कंसेप्ट है, हालांकि असल जिंदगी में होता नहीं, क्योंकि असल जिंदगी में अगर सरकार ने ऐसा बोला कि हम आपके घर के पास से मेट्रो लाइन गुजार रहे हैं, थोड़ा पैसा आपको भी देना पड़ेगा, आप भी बोल दोगे हमने कहा था, हमने निकालता मेट्रो लाइन। ठीक है, तो असल जिंदगी में इतना ज्यादा नहीं होता स्पेशल असेसमेंट, बट ठीक है तो सही कंसेप्ट। आगे तीसरा हिस्सा गवर्नमेंट बजट का, जहां हम डेफिसिट्स की बातें पढ़ते हैं। डेफिसिट, जहां तीन तरह के डेफिसिट आप पढ़ते हो। रेवेन्यू डेफिसिट, जो रेवेन्यू नेचर के खर्चों में से रेवेन्यू रिसीट माइनस करके निकलता है। फिस्कल डेफिसिट, जो टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट बस बोरोइंग को छोड़कर उसे माइनस करके निकलता है। इसी से ही फिस्कल डेफिसिट का दूसरा फॉर्मूला, जो कि बोरोइंग रिक्वायरमेंट बनता है, ये भी आपका होता है। तो फिस्कल डेफिसिट के एक नहीं दो फॉर्मूले हैं, दोनों ही याद रखिएगा जरूर और जरूर। देन इसके बाद में प्राइमरी डेफिसिट, जो कि फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करके निकलता है। तो तीनों ही डेफिसिट की आपको डेफिनेशन जरूर याद रखनी है, और डेफिनेशन तो याद हो ही जाएगी अगर फॉर्मूला याद होगा। तो फॉर्मूला याद रखना है, मेनली डेफिनेशन खुद याद हो जाएगी। अगली बात, तीनों ही डेफिसिट की आपको इंप्लीकेशन जरूर याद रखनी है, कि अगर किसी इकोनॉमी के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो उसका प्रभाव क्या है, उसका इंपैक्ट क्या है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ऑब्वियसली वो सरकार की नाकामी को इंडिकेट कर रहा है, इनएबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है, कि सरकार रेगुलर और रिकरिंग नेचर की जो खर्चे हैं वो काफी बेकार तरीके से, इनएफिशिएंट वे में कर रही है। सरकार डिससेविंग कर रही है, सेविंग नहीं कर रही है, बल्कि अपनी पुरानी सेविंग को खर्च कर रही है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर रेवेन्यू रिसीट्स काफी नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप कैपिटल रिसीट का इस्तेमाल शायद करोगे, जिससे इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आएंगी। ये एक वार्निंग सिग्नल की तरह होता है कि जाग जाओ, नहीं जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो रेवेन्यू डेफिसिट का आना एक वार्निंग सिग्नल की तरह होता है कि जाग जाओ वरना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। बस इधर आ जाओ। तो बेसिकली रेवेन्यू डेफिसिट एक सिग्नल की तरह रहता है, जबकि फिस्कल डेफिसिट तो और भी ज्यादा डेंजरस बात होती है। अगर किसी इकोनॉमी के अंदर फिस्कल डेफिसिट आ रहा है तो इंडिकेट करेगा आपकी बोरोइंग रिक्वायरमेंट को, कि अब तो बोरोइंग आपको लेनी पड़ेगी, और आप एक विशियस सर्कल ऑफ डेट के अंदर फंसने वाले हो, जो कभी ना खत्म होने वाला सर्कल है। ऑब्वियसली हमारी इंडिया भी इस ऑलरेडी डेट ट्रैप में फंस चुका है बहुत जमाने पहले से। हमारे ऊपर डेट का एक ऐसा हैवी बर्डन है जिसके हम इंटरेस्ट ही चुकाते मर जाते हैं, प्रिंसिपल तो पता नहीं कब चुकेगा। खैर, तो बेसिकली अगर फिस्कल डेफिसिट आता है तो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं हम लोग। गवर्नमेंट मेनली बोरो करती है आरबीआई से अपने फिस्कल डेफिसिट को मेटअप करने के लिए, जिसको डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। लेकिन जितना ज्यादा आप आरबीआई से बोलोगे कि नोट छापो, डेफिसिट की फाइनेंसिंग करो, तो उतना ज्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर आने शुरू हो जाएंगे उस इकोनॉमी के अंदर। और अगर आप बाहर की कंट्री से लोन लोगे तो फॉरेन डिपेंडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आपको उनकी बातें वक्त के साथ में माननी पड़ेगी। बोरोइंग इंक्रीज कर देती है, आपको फ्यूचर बर्डन भी, आपके इंटरेस्ट वगैरह के खर्चे इतने ज्यादा आ जाएंगे कि एक बार अगर आपने बोरोइंग ली तो फ्यूचर में रेवेन्यू डेफिसिट भी आएगा, फिर रेवेन्यू डेफिसिट की कमी के चलते फिर से बोरोइंग लोगे, कोई ट्रैप में फंस के रह जाओगे, कभी ना खत्म होने वाला विशेष सर्कल। सबसे आखिरी प्राइमरी डेफिसिट। आप देखो आमतौर पर ये दोनों डेफिसिट है ये लगभग सेम नेचर के हैं। सेम नेचर का मतलब हाई अगर होगा रेवेन्यू डेफिसिट तो ये बहुत बुरी बात है, बहुत ज्यादा बुरी बात। अगर लो है तो थोड़ा बेटर बात है, थोड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये जो प्राइमरी डेफिसिट है इसका नेचर थोड़ा सा उल्टा है। अगर ये लो है काफी ज्यादा, तो उस सिचुएशन में इसका मतलब है कि आपने पास्ट में ही काफी ज्यादा बोरिंग ली हुई है, पास्ट में इंटरेस्ट की कमिटमेंट्स की वजह से सरकार मजबूर हुई थी और उन्होंने लोन वगैरह लिया हुआ होगा। अगर ये एक हाई प्राइमरी डेफिसिट निकल के आता है तब आप कहते हो कि ठीक है, इट्स ओके फाइन, जो कंट्री है वो नॉर्मल हालात में है, आप लोन वगैरह ले सकते हो। तो यहाँ कंक्लूजन थोड़े से उल्टे होते हैं। लो के केस में अच्छी बातें नहीं है, बल्कि हाई के केस में अच्छी बातें मानी जाती है। तो सभी की इंप्लीकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, कोई बातें पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा। तो चलो डन, ठीक है, ओके। तो गवर्नमेंट बजट तक ही आज बस करते हैं, कथा समाप्त।